स्वागत है आप सभी का डीएलएड क्लासेस में। और आज के क्लास में हम लोग F1 को आगे बढ़ाएंगे। F1 से पहली इकाई को शुरू करेंगे, तो बने रहेंगे हमारे साथ, पूरे क्लास को वॉच करेंगे और आपके कुछ महत्वपूर्ण सवालों के जवाब भी इस वीडियो में मैं आप लोगों को दूंगा। तो कुछ स्टूडेंट्स ने सवाल पूछे हैं कि पढ़ाई किस माध्यम में होती है कॉलेज में। तो कॉलेज में पढ़ाई आपको हिंदी माध्यम में ही मिलेगी और जो इंग्लिश का सब्जेक्ट है केवल उसकी पढ़ाई आपको बाइलिंगुअल होगा, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाई होगी इंग्लिश की। बाकी सारे जो सब्जेक्ट्स हैं, चूँकि बिहार में सारे बुक्स जो हैं वो हिंदी में ही प्रिंटेड हैं, तो हिंदी में पढ़ाई होगी। और जो अंग्रेजी के स्टूडेंट्स हैं वो अंग्रेजी में क्वेश्चन लिख सकते हैं एग्ज़ाम के टाइम में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वे अपनी तैयारी कहाँ से करेंगे, उनके लिए स्टडी मटेरियल कहाँ से आएगा, तो ये एक बड़ी समस्या है, क्योंकि अभी तक किताबें जो हैं वो हिंदी में ही छपी हुई हैं और जो नया सिलेबस आया है उसकी किताबें भी हूबहू जो किताब है वो नहीं है। जो पुरानी किताबें हैं उन्हीं किताबों से काम चलाना पड़ रहा है और जितने भी टॉपिक्स नए आए हैं वे सारे टॉपिक्स नहीं मिल पाते हैं, कुछ ना कहीं मिसिंग होता है। और एक फर्स्ट ईयर में F3 का जो सिलेबस है ECCE का, वो बुक भी अवेलेबल नहीं है। तो खैर, जो भी चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं उसके लिए आपको यहाँ इस चैनल पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उन सारे टॉपिक्स के ऊपर जो भी यूनिट्स पढ़ना है आप लोगों को, उसके ऊपर वीडियो क्लासेस आएंगे। तो मेरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों की पूरी तैयारी कराई जाए डीएलएड की, और डीएलएड के साथ साथ सीटेट को टारगेट में लेते हुए मैंने सारा स्टडी मटेरियल वगैरह तैयार किया है। और मेरे पढ़ाने का ये उद्देश्य रहेगा कि आपके जो 2 साल हैं, फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर, तो 2 साल के बाद आपको अलग से सीटेट की तैयारी ना करनी पड़ेगी। यानी कि ऐसे पढ़ना है कि आगे आपको सीटेट की तैयारी के लिए अलग से कोचिंग की ज़रूरत ना पड़े। तो जितने भी यूनिट्स हम लोग पढ़ेंगे सीटेट में, उसका क्या कनेक्शन है ये मैं बताता चलूँगा, और दोनों का सामंजस्य करते हुए सीटेट और डीएलएड के सिलेबस का सामंजस्य बना हुआ है। यदि कोई स्टूडेंट्स अच्छे से 2 साल वो अपनी ट्रेनिंग कर लेता है, डीएलएड या फिर बीएड और डीएलएड में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, और फ़र्क केवल यही है कि डीएलएड जो है वो प्राइमरी एजुकेशन को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है, जबकि बीएड में अपर प्राइमरी हाई स्कूल लेवल तक की तैयारी होती है। तो केवल यही फ़र्क है, वहाँ उम्र का फासला है, बच्चों के उम्र का फासला है, बच्चों को ध्यान में रखते हुए सारे सिलेबस तैयार किए जाते हैं। जैसे कि डीएलएड का जो सिलेबस है वो कक्षा 8वीं तक के बच्चों को ध्यान में रख करके तैयार की गई है, वहीं बीएड का जो सिलेबस है वह 12वीं तक के बच्चों को ध्यान में रख करके तैयार की जाती है। तो उन बच्चों के साथ आपको कैसे सामंजस्य करना है, क्योंकि प्रशिक्षण के दौरान आपको ये पढ़ना है कि कैसे पढ़ाना है। ये नहीं पढ़ना है कि आप मैथ में आपको ये अलजेब्रा पढ़ना है, त्रिकोणमिति पढ़नी है, ऐसा कुछ नहीं है। इंग्लिश में ग्रामर पढ़ना है, टेंस बनाना है, ऐसा कुछ नहीं है। आपने ये पढ़ना है कि आप बच्चों को कैसे समझाओगे, हाउ टू डिलीवर योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू योर चिल्ड्रेन, है ना। आपके सामने जो बच्चे रहेंगे आप उन्हें कैसे अच्छे से समझा पाते हो, इसी चीज़ की ट्रेनिंग मिलेगी आपको पूरे 2 साल में। कुछ सब्जेक्ट्स जो हैं वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि सेकेंड ईयर में कार्य और शिक्षा, वर्क एंड एजुकेशन, ये पूरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इसकी बुक नहीं है और इसमें बुक की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि टोटल चीज़ें प्रैक्टिकल हैं। खेती कैसे करने, बागवानी का, आपको कॉलेज में बहुत सारे प्रोजेक्ट वर्क दिए जाएंगे, वो आप कैसे बना करके वहाँ देते हो, इसी के ऊपर नंबर वगैरह मिलते हैं। तो जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं उसके लिए ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कार्य और शिक्षा के अलावा आपका ये शारीरिक शिक्षा जो है, योग, ये भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। स्वयं की समझ, तो स्वयं की समझ के लिए आपको अलग से बुक की क्या ज़रूरत है, आपको खुद को समझना है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर सेल्फ। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप बिना किताब के भी चीज़ों को समझ करके, जितना आपका एक्सपीरियंस होगा उतना ज़्यादा आपको वो फ़ायदेमंद होगा। और ट्रेनिंग के दौरान आपको बहुत तरह के प्रोसेस से गुजरना होता है और आपके अंदर से हेजिटेशन को निकालना है, ठीक है। आपको ये समझना है कि आपको कहीं भी हिचकिचाना नहीं है।
स्टेज पर चढ़ कर के भाषण देना, स्टेज पर चढ़ कर के किसी टॉपिक के ऊपर अपना विचार रखना, ये सारी चीज़ें आपको डीएलएड के दौरान करनी है। साथ ही आपको फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में स्कूल में भेजा जाएगा। तो स्कूल में भेजा जाने का यही मतलब होता है कि आपको एक्सपोजर मिले, आप बच्चों के साथ समय बिताएं, बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं स्कूल में सीखें और खुद से क्लास लें। फर्स्ट ईयर में आपको 4 सप्ताह और सेकेंड ईयर में आपको 16 सप्ताह स्कूल में बिताना है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं। तो ये पूरा जो है एक तरह से आपका संपूर्ण कहें कि सर्वांगीण विकास करने के लिए ये सारा सिलेबस तैयार किया जाता है। तो इसमें जो पढ़ने का काम है, वो जो किताबें आपको दी गई हैं और मैंने जो किताबें अवेलेबल कराई हैं, वो सारी किताबें काफ़ी हैं, इनफ है। इसके अलावा अन्य चीज़ों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। केवल आपको ध्यान से पढ़ना है और मेरे साथ बने रहना है। वीडियो क्लासेस के माध्यम से मैं आप लोगों को नोट्स भी प्रोवाइड करवाऊंगा। जो भी सब्जेक्ट्स होंगे उनके नोट्स भी तैयार करके, और नोट्स आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। इसके लिए कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा। किताबों के लिए शुल्क मैंने रखा है क्योंकि किताबों को अरेंज करना बड़ा कठिन काम होता है। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और इसके अलावा जो अन्य महत्वपूर्ण किताबें हैं, लगभग 35 से 40 किताबों का सेट है, मात्र 299 रुपये में है। तो ये बहुत बड़ी रकम नहीं है, बहुत बड़ा प्राइस नहीं है। आप लोग इसे बाय कर लें और ये आपको अभी से लेकर के सीटेट तक में हेल्प करेगा। आगे भी अब जब आप इस लाइन में आ गए हो, तो जब तक आप टीचर नहीं बन जाते हो, सारी चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। तो आपके पूरे कैरियर के लिए ये सारी किताबें काफ़ी हेल्पफुल होने वाली हैं। NEP 1986 से लेकर के 2020 तक, NCF 2005, BCF 2008, ये सारी किताबें अवेलेबल हैं। तो जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस रखती हैं। तो अब हम बात करेंगे कि हम F1 में हमारा जो F1 का चैप्टर है, समाजीकरण, समाज, शिक्षा और पाठचर्या की समझ, ये F1 है। इसका सिलेबस मैंने आप लोगों को पहले चैप्टर में बता दिया, पहले क्लास में बताया। क्योंकि जिस भी सब्जेक्ट को आपको पकड़ना है, सबसे पहले उसकी सिलेबस जान लेनी है। सिलेबस समझ लेने के बाद आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। पढ़ने के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो F1 में टोटल 5 इकाई हैं और आज के क्लास में हम लोग पहली इकाई के ऊपर चर्चा करेंगे। और पहली इकाई जो है बच्चे, बचपन और समाज है। और इसमें हम लोगों को क्या समझना है, इसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले बच्चे को समझेंगे, बचपन की अवधारणा को समझेंगे। हम सभी बचपन से होकर के गुजरे हुए हैं। हमने बचपन की अवस्था सबसे पहले पूरी की, उसके बाद किशोरावस्था में आए, उसके बाद युवावस्था में आए हैं। तो इसी प्रकार से एक क्रमिक तरीके से मानव का विकास होते रहता है। और यह जो चैप्टर है, यह चैप्टर आपके सीटेट के एक चैप्टर से मिलता है जिसका नाम है समाजीकरण की प्रक्रिया। बच्चे, बचपन और समाज, इस चैप्टर को यदि आप सही से पढ़ लेते हो तो सीटेट का चैप्टर नंबर 4 समाजीकरण की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। उसके लिए आपको अलग से तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। तो आपको इसका नोट्स बनाते भी चलना है। वैसे मैंने नोट्स बना भी दिया है, जिसे मैं प्रोवाइड करवा दूंगा क्लासेस ऑन होने के बाद, यानी कि ऑनलाइन अपलोड होने के 24 घंटे के बाद अपलोड कर दी जाती हैं किताबें। क्योंकि मुझे इधर मैं काफ़ी बिजी रह रहा हूँ और बिजी शेड्यूल होने की वजह से सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। क्लासेस बनाना, एडिटिंग करना, अपलोडिंग करना, तो सारा काम अकेले करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो नोट्स आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे। हमारे वेबसाइट को आप टाइम टू टाइम चेक करते रहें, वहाँ आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। तो बच्चे, बचपन और समाज F1 का ये पहला इकाई है और आज हम लोग इसी इकाई को पढ़ेंगे। और यह इकाई आपके सीटेट के चैप्टर 4 से टैग है। ठीक है, तो प्रत्येक चैप्टर को हम इसी तरह से पढ़ते जाएंगे कि हमारा सीटेट भी कंप्लीट होता जाए। क्योंकि सबसे मेन लक्ष्य जो होता है वह सीटेट होता है। आप सीटेट को पास करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि सीटेट के पास किए बिना आप टीचर नहीं बन पाओगे। सीटेट हो गया या फिर बिहार का टेट हो गया, दोनों में से किसी एक को पास करना होगा।
तो दोनों की तैयारी आपको साथ साथ करते चलनी है, उसकी तैयारी अलग से नहीं होगी। अलग से तैयारी करने की ज़रूरत ही नहीं है यदि आप सही ढंग से कर लेते हो। तो चलिए छोड़िए, अब हम लोग क्लास की ओर बढ़ते हैं। और बच्चे बचपन और समाज, ये हमारा पहला इकाई है। और इसमें जो पहला टॉपिक है बच्चे तथा बचपन, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक समझ, ये पहला टॉपिक है। और इस टॉपिक को मैंने समाजीकरण की प्रक्रिया से टैग किया है और उसको ध्यान में रखते हुए, सीटेट को ध्यान में रखते हुए ये पूरा नोट्स तैयार किया गया। तो सबसे पहले समझेंगे कि बच्चे एक ऐसे संसार में जन्म लेते हैं जिसकी मान्यताएं, मानक, नियम, मूल्य और अपेक्षाएं सामान्यतः पूर्व निर्धारित होती हैं। मतलब कि बच्चे जब जन्म लेते हैं तो जिस समाज में वे जन्म ले रहे हैं वहाँ पहले से ही मान्यताएं निर्धारित हैं, कुछ मानक निर्धारित हैं, कुछ नियम निर्धारित हैं, सामाजिक मूल्य निर्धारित हैं, अपेक्षाएं निर्धारित हैं। हमने पहले से ही नियम बना रखा है कि कोई बच्चा जब जन्म लेता है, यदि वो लड़का है या फिर लड़की है, तो वहाँ भी डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। तो बच्चे के जन्म के समय ही सारा कुछ निर्धारित हो जाता है, बहुत सारी पूर्व निर्धारित मान्यताएं चली आती हैं, उसी के अनुरूप बच्चों का समाजीकरण होता है। जिस समुदाय में वो जन्म लेता है, जिस परिवार में वो जन्म लेता है, परिवार की सामाजिक स्थिति, परिवार की आर्थिक स्थिति, परिवार की राजनीतिक स्थिति तक का प्रभाव पड़ता है, उसके धर्म का प्रभाव पड़ता है। तो इन सारी चीज़ों को मिलाकर के बच्चों का समाजीकरण होता है। बच्चे के जन्म के समय से ही समाज अपने विभिन्न अभिकरणों, अब समाज के विभिन्न अभिकरण क्या हैं? दैट मीन्स देयर आर सेवरल डिफरेंट टाइप्स ऑफ केसेस ऑफ सोसाइटी एंड व्हाट आर दे? फैमिली यानी कि परिवार, पास पड़ोस, नेबरहुड, धर्म, रिलीजन आदि के माध्यम से उसके व्यवहार को मार्गदर्शित करना प्रारंभ कर देता है और ये प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती है। सोशलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है, द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन एंड्स एवरलास्टिंग, यानी कि ये जीवन पर्यंत चलती रहती है। सामान्यतः युवावस्था प्रारंभ होने से पूर्व की आयु को बचपन ही कहा जाता है। जब तक बच्चा बड़ा ना हो जाए, युवावस्था को ना प्राप्त कर ले, तो उसे बचपन ही कहा जाता है। मनोविज्ञान में 2 से 3 वर्ष से लेकर के 11 से 12 वर्ष की आयु को बचपन माना जाता है मनोविज्ञान में। वहीं बात करें कि विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों में बचपन की अलग अवधारणा परिभाषित की गई है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे कि भारत के किशोर न्याय अधिनियम के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु की अवस्था को बचपन माना गया है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कहता है 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चे बचपन की श्रेणी में आते हैं और इनके लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध है। तीसरा है बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम 1986। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को बचपन माना गया। इसमें भी बच्चों के अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र का जो संधि पत्र है उसमें 18 वर्ष से कम आयु को बचपन माना गया। भारतीय खनन अधिनियम के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु की अवस्था को बचपन माना गया। अशक्त व्यक्ति अधिनियम 1995 के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु को बचपन माना गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि बचपन को लेकर के अलग अलग मत हैं। संविधान का जब निर्माण हुआ था तो मतदान करने की न्यूनतम आयु कितनी थी? 21 वर्ष थी। तो उसका क्या मतलब था कि 21 वर्ष से जो नीचे के व्यक्ति हैं वो अवयस्क हैं। लेकिन फिर 1988 में 62वें संविधान संशोधन के द्वारा 21 वर्ष की आयु को घटा करके 18 वर्ष किया गया, यानी कि मतदान की आयु 18 वर्ष की गई। तो वयस्कावस्था जो है उसे फिर 18 वर्ष माना जाने लगा। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि हमारे समाज में बचपन को लेकर के विभिन्न प्रकार के मत हैं और इन सब का प्रभाव बच्चे के सामाजिक जीवन पर पड़ रहा है। जैसे 18 वर्ष की अवस्था जब हो जाएगी बच्चों की तो उसे कई प्रकार के अधिकार प्राप्त हो जाते हैं।
उसे मतदान का अधिकार प्राप्त हो जाता है। बालिकाओं में विवाह का अधिकार प्राप्त हो जाता है। 18 वर्ष न्यूनतम आयु लड़कियों की है और 21 वर्ष न्यूनतम आयु लड़कों की है। तो विवाह का अधिकार प्राप्त हो जाता है और भी कई तरह के अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। संपत्ति का अधिकार वगैरह भी इसी श्रेणी में आता है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि समाज में इस प्रकार से मत बनाए गए हैं, इस प्रकार से नियम बनाए गए हैं, एक मानक तैयार किए गए हैं जिसके अनुसार से बच्चों का समाजीकरण होता है। अब आगे बढ़ेंगे समाजीकरण की समझ। तो समाजीकरण, जैसा कि मैंने अभी चर्चा की कि समाजीकरण क्या है, तो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। दिस इज ए एवर लास्टिंग प्रोसेस। बच्चे के जन्म से ही प्रारंभ हो जाती है और जीवन पर्यंत चलती रहती है। कोई बच्चा जब जन्म लेता है तो वह सामाजिक प्रवृत्तियों से अनभिज्ञ होता है, दैट मीन्स अननोन होता है। बच्चा जब जन्म ले रहा है, वो छोटा है, तो उसे कुछ नहीं पता है। सपोज दैट कि उस छोटे से बच्चे को समाज से दूर रखा जाए तो क्या उसमें समाजीकरण होगा? नहीं होगा। आपने मोगली का उदाहरण देखा होगा। मोगली एक छोटा सा बच्चा था जो बचपन में ही जंगल में चला जाता है और जंगली जानवरों के साथ रहता है, तो उसका डेवलपमेंट जंगली जानवरों के अनुरूप होता है। जब वो 12-13 वर्ष की अवस्था का हुआ तो उसे मनुष्यों के बीच लाया गया, लेकिन वो ना तो भाषा सीख पाया, ना बोलना उसे आया, ना ही मनुष्यों के आचरण उसे समझ में आया। कुछ वर्षों के बाद उसकी मृत्यु हो गई। तो हम लोगों को ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं। बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने भी कुछ ऐसा रिसर्च किया जिसके आधार पर उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को तय किया कि यदि हम किसी व्यक्ति को समाज से दूर रखें तो फिर उसमें समाजीकरण नहीं हो पाता है। तो समाजीकरण के लिए ज़रूरी है कि बच्चा जो है वह समाज के बीच में रहे, अपने परिवार के साथ रहे। तो उसका एक प्राणी से सामाजिक प्राणी में अवतरण समाज के विभिन्न अभिकरणों के साथ उसकी अंतःक्रिया और उसके परिणाम स्वरूप होने वाले अधिगम से होता है। अधिगम का मतलब लर्निंग होता है, सीखना होता है। जब बच्चा अपने परिवार के साथ अंतःक्रिया करता है, अपने आस पड़ोस के साथ अंतःक्रिया करता है, अंतःक्रिया करने का मतलब इंटरेक्ट करता है, जब वह चीज़ों को समझता है। जब छोटा सा बच्चा पहली बार कोई चीज़ को देखता है तो उसके मन में बहुत सारे सवाल उठते हैं और वह उन सारे सवालों के जानकारी अपने माता पिता से, परिवार के अन्य सदस्यों से प्राप्त करता है। तो इसी को अंतःक्रिया कहते हैं, इंटरेक्शन कहते हैं, है ना। आप लोगों को भी अभी तक यदि किसी चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है और जब आप उसके संपर्क में आते हो तो उसके बारे में तरह तरह के सवाल उठते हैं और आपका उससे इंटरेक्शन होता है और तब आप उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हो। तो इसी को अंतःक्रिया कहते हैं। तो समाजीकरण से संबंधित कुछ प्रमुख विद्वानों के मत को भी देख लेते हैं। कुछ प्रमुख वैज्ञानिकों ने समाजीकरण के संदर्भ में अलग अलग विचार दिए हैं, परिभाषाएं दी हैं। तो जेम्स ड्रेबर का नाम सबसे पहले आता है। इन्होंने कहा कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने सामाजिक परिवेश में समायोजन करता है। समायोजन करने का मतलब अपने आप को समायोजित करता है उस परिवेश में, अपने आप को उसके अनुकूल ढालता है तथा उस परिवेश का एक मान्य, सहयोगी और क्षमतावान सदस्य बन जाता है। हम लोग उसको मान्यता देते हैं। बच्चे जब जैसे जैसे बड़े होते हैं वे एक सक्रिय सदस्य बन जाते हैं, उनके अंदर भी कैपेसिटी होती है। दे कैन ऑल्सो डू मेनी अदर वर्क्स। अगला परिभाषा है हैविंग हर्स्ट एवं न्यू गार्टन का। कहते हैं कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिससे बच्चे अपने समाज के तौर तरीकों को सीखते हैं और उन्हें अपने व्यक्तित्व का अंग बना लेते हैं। ठीक है, व्यक्तित्व का अंग बना लेते हैं। हम सब के अंदर जो पर्सनालिटी है वो कहीं ना कहीं हमारे समाज से ली हुई है और कुछ अपना भी होता है। अगला है हैरी एम जॉनसन की परिभाषा। समाजीकरण अधिगम की एक प्रक्रिया है जो अध्येता को सामाजिक भूमिकाओं के निर्वहन के योग्य बनाती है। ये हैरी एम जॉनसन का कहना है
कि समाजीकरण अधिगम की एक प्रक्रिया है जो अध्येता का मतलब जो अध्ययन कर रहा है, जो बालक है, उसको सामाजिक भूमिकाओं के निर्वहन के योग्य बनाती है। अब जब समाज से वह कुछ सीखेगा तो फिर सामाजिक भूमिकाओं का निर्वहन वो करना शुरू करेगा। समाजीकरण की प्रक्रिया के कुछ चरण हैं, निश्चित चरण हैं। मोरलैंड और लेविन ने 1982 ईस्वी में समाजीकरण की प्रक्रिया के 5 चरण बताए। पहला है अन्वेषण। अन्वेषण का मतलब इन्वेस्टिगेशन। जब बच्चा संपर्क में आता है समाज के तो सबसे पहले वो इन्वेस्टिगेट करता है, वह अन्वेषण करता है, चीज़ों के बारे में जानता है, समझता है। और अन्वेषण, जीन पियाजे ने कहा है कि जो बच्चे होते हैं वे एक सक्रिय अन्वेषक होते हैं, वे एक नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। और जीन पियाजे का सिद्धांत भी आप लोगों को पढ़ना है, आगे हम लोग पढ़ेंगे जीन पियाजे के बारे में, तो जानेंगे जीन पियाजे ने किस प्रकार से शोध किए। उन्होंने अपने ही बच्चों के ऊपर शोध किया था और उनके कई सिद्धांत हैं जिसे हम लोगों को याद रखना है और वह सीटेट में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। आप लोग सीटेट के प्रश्न पत्र को देखो, ये ज़रूरी है कि आप अभी से ही सीटेट के 1-2 प्रश्न को सॉल्व करके देखो कि आप को क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। आपको ये नहीं देखना है कि मैं कितनी चीज़ें बना पाता हूँ, आपको ये देखना है कि क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और वो कहाँ से मिलेगी। ठीक है, तो इसकी समझ होनी ज़रूरी है। तो पहला जो चरण है समाजीकरण की प्रक्रिया का वो है अन्वेषण, और दूसरा चरण है समाजीकरण, सोशलाइजेशन। जब अन्वेषण होता है उसके बाद दूसरे चरण की ओर बढ़ता है समाजीकरण, और समाजीकरण के पहले उसका समायोजन होता है। यानी कि बच्चा ने किसी चीज़ को देखा और उसके बारे में जानकारी प्राप्त की, अब वो उससे परिचित हो गया तो उसमें उसके प्रति समायोजन की भावना आ गई, फिर इस प्रकार से उसका समाजीकरण होता है। और तीसरा चरण है अनुरक्षण, मेंटेनेंस। इसका मतलब है कि जिस चीज़ को उसने सीखा है बार बार वो चीज़ें उसके सामने आती रहेंगी तो उसका अनुरक्षण होता रहेगा। बच्चा अपने परिवार के किसी सदस्य को कैसे पहचान लेता है? यदि किसी बच्चे का पिता बचपन में उससे बिछड़ जाए, कहीं दूर चला जाए और 5 साल के बाद आए तो क्या वो अपने पिता को पहचान पाएगा? नहीं पहचान पाएगा, क्योंकि उसका अनुरक्षण नहीं हुआ। तो यदि अनुरक्षण होता है तो वो सारी चीज़ें बच्चे के मस्तिष्क में इकट्ठा रहती हैं, सक्रिय रूप से स्मारित रहती हैं। चौथा है पुनः समाजीकरण। मेंटेनेंस के बाद फिर से समाजीकरण की प्रक्रिया घटित होती है और इसके बाद अनुस्मरण का मतलब रिमेम्बरेंस, वो फिर स्मृति में इकट्ठा हो जाती है, वो चीज़ें याद हो जाती हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि समाजीकरण के प्रकार कितने हैं। तो समाजीकरण के मुख्य रूप से 2 प्रकार हैं, प्राथमिक समाजीकरण और द्वितीयक या गौण समाजीकरण। अब इसको ऐसे समझेंगे कि बच्चे का जब जन्म होता है तो सबसे पहले हुआ है अपने माता पिता के संपर्क में आता है, अपने परिवार के सदस्यों के संपर्क में आता है, उसकी मित्र मंडली उसके बाद बनती है। तो ये 3 जो चीज़ें हैं, ये 3 जो घटक हैं, ये प्राथमिक समाजीकरण के घटक होते हैं जो बच्चे के संपर्क में सबसे पहले आते हैं। सबसे पहले उसके माता पिता, उसका परिवार और उसके मित्र, ये 3 चीज़ें जो हैं वो उसके प्राथमिक समाजीकरण को सुनिश्चित करते हैं। तो प्राथमिक समाजीकरण होता क्या है? यह बालकों में भविष्य में होने वाले समाजीकरण के लिए आधार सृजित करता है, फाउंडेशन बनाता है। और जिस प्रकार का परिवार उसको मिलेगा, जिस प्रकार के मित्र उसको मिलेंगे और गार्जियन का जिस प्रकार का सहयोग रहेगा, सपोर्ट रहेगा, उसका आधार उसी प्रकार से सृजित होगा और आगे भविष्य में उसका समाजीकरण किस प्रकार का होगा, ये 3 निर्धारित करते हैं। तो समाजीकरण की इस अवस्था में बालक अपने जीवन की शुरुआत करता है और प्राथमिक समाजीकरण के मुख्य अभिकर्ता के रूप में मैंने जैसा कि बताया माता पिता, परिवार और मित्रों की भूमिका होती है। शिक्षा, संस्कृति, मूल्य तथा अभिवृत्ति का विकास यानी एटीट्यूड का विकास इसी चरण में होता है। दूसरा प्रकार है द्वितीय या गौण समाजीकरण। अप्रत्यक्ष समाजीकरण भी इसको कहा जाता है।
और प्राथमिक समाजीकरण को प्रत्यक्ष समाजीकरण भी कहा जाता है। और आपको ये दोनों ही पॉइंट याद रखने हैं। सीटेट में कई बार इससे सवाल पूछे गए हैं कि प्राथमिक समाजीकरण का वाहक कौन है, प्राथमिक समाजीकरण का कारक कौन है, इस प्रकार से सवाल पूछे गए हैं। तो गौण समाजीकरण को आप समझें इस प्रकार से कि जब बच्चा अब अपने घर से बाहर निकलता है, अपने पड़ोस में पहुंचता है, विद्यालय में पहुंचता है, खेल के मैदान में खेलने के लिए पहुंचता है, अन्य लोगों से उसका संपर्क होता है और तब फिर उसके अंदर व्यापक रूप से समाजीकरण होता है। और ये जो अलग अलग घटक हैं ये कहलाते हैं द्वितीयक समाजीकरण के घटक या अभिकर्ता। तो इसके माध्यम से बालक सामुदायिक तरीके से सीखने के व्यवहार को अपनाता है। इस प्रकार के समाजीकरण का विकास विद्यालय, पड़ोस, समुदाय आदि के द्वारा होता है। इनके माध्यम से बच्चों में व्यवहारिकता, सभ्यता एवं सामाजिकता का विकास होता है। तो ये समाजीकरण के प्रकार हो गए, 2 प्रकार। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे समाजीकरण की अवस्थाएं। तो समाजीकरण की अवस्थाएं बालक की अवस्था से जुड़ी हुई है। सबसे पहले शैशव काल, जिसे इन्फेंसी कहा जाता है इंग्लिश में, और 0 से 2 वर्ष यानी कि जन्म से 2 वर्ष इसको कहा जाए तो ज़्यादा बेटर होगा। जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक की जो अवस्था है वह शैशव काल की अवस्था कहलाती है और यह समाजीकरण की पहली अवस्था होती है। और इसमें बच्चा जो है वह माता पिता के संपर्क में आता है और माता पिता का ही प्रभाव उसके ऊपर सबसे ज़्यादा पड़ता है। इसके बाद है दूसरी अवस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड एज, और यह 2 से 6 वर्ष की आयु की अवस्था होती है। और इस अवस्था में बच्चा जो है सबसे नज़दीक अपने परिवार के होता है। परिवार का सबसे ज़्यादा प्रभाव बच्चे के ऊपर पड़ता है इस अवस्था में, यानी कि प्राथमिक समाजीकरण की यह अवस्था है। ठीक है, ये दोनों अवस्था जो है शैशव काल और प्रारंभिक बाल्यावस्था की जो अवस्था है यह प्राथमिक समाजीकरण की अवस्था है। और तीसरी जो अवस्था है उत्तर बाल्यावस्था, जिसको लेटर चाइल्डहुड कहते हैं, 6 से 12 वर्ष की आयु की अवस्था को उत्तर बाल्यावस्था कहा जाता है। और चौथी अवस्था किशोरावस्था है, एडोलेसेंस एज है, और ये 12 से 18 वर्ष तक की आयु के बीच का होता है। तो इस प्रकार से समाजीकरण की अवस्थाएं हैं, आपको याद रखनी है अवस्थाओं को। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज के इस क्लास में अभी तक इतना पढ़ा है। और लास्ट टॉपिक है कि समाजीकरण को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं। तो समाजीकरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों की बात करें तो पहला कारक है पालन पोषण, फॉस्टिंग एंड नरिशमेंट। जिस प्रकार का पालन पोषण बच्चों को मिलेगा तो समाजीकरण उसी प्रकार से देखने को मिलेगा। यदि पालन पोषण अच्छा मिलता है, समृद्ध परिवार है, तो उम्मीद की जाती है कि बच्चे का समाजीकरण बेहतर होगा, है ना। अपवाद सभी जगह होते हैं, ऐसा नहीं है कि धनी और समृद्ध परिवार में जन्म लेने वाले बच्चों का समाजीकरण ही अच्छा होगा और गरीब परिवार में जन्म लेने वाले बच्चों का समाजीकरण अच्छा नहीं होगा। अपवाद सभी जगह होते हैं, अपवादों के ऊपर विशेष ध्यान नहीं देना है, यहाँ हम मेजोरिटी को लेकर के चलेंगे। दूसरा है सहानुभूति, सिंपैथी। सिंपैथी का भी बड़ा योगदान रहता है कि आप यदि किसी व्यक्ति के संपर्क में आते हो, उसका व्यवहार कैसा होता है, सहानुभूतिपूर्ण होता है, तो हम उसकी ओर खुद ब खुद आकर्षित हो जाते हैं। तीसरा है सामाजिक शिक्षण, सोशल टीचिंग। जब बच्चा जो है अपने घर से निकल कर के अपने समाज में जाता है, पास पड़ोस में जाता है, विद्यालय पहुंचता है, अपने शिक्षकों से मिलता है, अपने अन्य दोस्तों से मिलता है, विभिन्न प्रकार के अलग अलग बैकग्राउंड से आए हुए बच्चों से मिलता है, तो उसका सामाजिक शिक्षण होता है, सोशल टीचिंग होता है। वह सामाजिक नियमों को समझता है, समाज के मानकों को, मूल्यों को समझता है। अगला है पुरस्कार एवं दंड। आपको कोहलबर्ग के सिद्धांत में ये सारी चीज़ें पढ़नी हैं। पुरस्कार एवं दंड के ऊपर भी बच्चों का समाजीकरण होता है। और कोहलबर्ग का जो पहला स्टेज है उत्तर कहते हैं पूर्व परंपरागत स्तर है, तो उसमें उन्होंने पुरस्कार एवं दंड का जिक्र किया है कि बच्चे पुरस्कार एवं दंड को लेकर के काफ़ी अटेंटिव रहते हैं। इसके बाद है वंशानुक्रम, हेरिडिटी। वंशानुक्रम काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करता है। आनुवांशिकता के ऊपर भी एक चैप्टर है सीटेट में। तो वंशानुक्रम जो है, वंशानुक्रम का मतलब क्या होता है, हेरिडिटी क्या है, तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो गुण
आते जाते हैं, है ना, उसे ही हेरिडिटी कहा जाता है। इसके बाद है परिवार। तो परिवार भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है समाजीकरण को। परिवार की जैसी स्थिति होगी, परिवार की सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, इन सब का प्रभाव पड़ता है बच्चों के समाजीकरण के ऊपर। तो इस क्लास में हम लोगों ने पहली इकाई को समझा है और इसका एक टॉपिक छूटा हुआ भी है, समाजीकरण का ऐतिहासिक संदर्भ। उसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। क्लास काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है और आधा घंटा से 40 मिनट का जो क्लास होता है, इसकी साइज़ काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, तो अपलोड करने में भी काफ़ी परेशानी होती है। इसलिए मैक्सिमम 40 मिनट के क्लास काफ़ी होते हैं और 40 मिनट से ज़्यादा के क्लास भी थोड़ा बोरिंग हो जाता है। वैसे आप लोगों को लेक्चर थोड़ा बोरिंग लग सकता है क्योंकि आपको अटेंटिव होकर के सुनना पड़ेगा और जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ों को मैंने बताया है आप उसे नोट करते चलें तो ज़्यादा बेटर होगा। आप जब खुद से नोट्स बनाओगे तो ज़्यादा चीज़ों को सीखोगे। मिलते हैं फिर से अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।